हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डील करने वाले हैं अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को रैपिड रिवीजन के तौर पे। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 मार्च 2024 को हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम जो है वो हेल्ड होना एक टेंटेटिव डेट के तौर पे शेड्यूल किया गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने रैपिड रिवीजन की सीरीज को चला रखा है, जिसके अंदर सीआरपीसी साइड बाय साइड चल रहा है। और आज एक माइनर एक्ट को डील करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आई प्रॉमिस यू कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस नहीं होंगे। हर एक कोर एरिया को, जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, उसके कोर एरिया को हम लोग कवर करेंगे। सिंगल क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लास्ट में शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं अपने इस माइनर एक्ट को। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, और ये सारी चीजें आपकी जो कोर एरिया है इस एक्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे है जो मेंशन किया हुआ है। तो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार मैं टाइम देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने का। अब देखिए एक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रो का मतलब होता है कि कुछ आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका मतलब कि इस एक्ट के आने के पहले ऐसे कौन से रूल एंड रेगुलेशन होंगे जो कि आपके एप्लीकेबल होते थे, जिनके थ्रू आपकी पार्टनरशिप्स को डील किया जाता था। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर 11 लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इस एक्ट के आने से पहले सारे प्रोविजन जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है वो सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थे। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो क्या होगा कि जब भी किसी तरीके का कोई भी पर्सन आपका पार्टनरशिप में कोई काम करता है, भागीदारी के अंदर कोई भी पर्सन आपका कोई बिजनेस करता है, कोई किसी तरीके का काम करता है, तो उन काम के अंदर जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपके उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो डिस्प्यूट के अराइज होने के वहां पे चांस है जो बन जाते हैं। तो डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने के पर्पज से या तो कस्टम होगी या तो यूसेज होगा। उसके बाद अपना आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 239 से 266 ऑफ द एक्ट आपके कंटेन किए गए थे पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को। लेकिन इन द ईयर ऑफ 1932 उस चैप्टर नंबर 11 को हटा के वहां से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग से है जो बनाया गया था 1932 के अंदर, जिसके अंदर आपके टोटल 8 चैप्टर, सेक्शन 74, शेड्यूल 2, ये सब कुछ आपका इसके अंदर दिया गया था। जिसके अंदर शेड्यूल का फर्स्ट मैक्सिमम फीस के बारे में बात करता है, और सेकंड आपका जो है शेड्यूल उसको रिपील किया गया है। डेट ऑफ एसेंट की बात आती है कि किस डेट को इसको एसेंट मिली थी, तो आपकी 8 अप्रैल 1932 को इस एक्ट को लेजिस्लेचर की एसेंट मिली थी। और एनफोर्समेंट के लिए यहाँ पे इसकी 2 डेट दी गई है। फर्स्ट वाली डेट है जिस दिन पूरा एक्ट एप्लीकेबल हो गया था इंडिया के अंदर, लेकिन सेक्शन नंबर 69 जो है वो उस दिन एप्लीकेबल नहीं हुआ था। सेक्शन नंबर 69 को एप्लीकेबल किया गया था 1 अक्टूबर 1933 को, मतलब बोले तो 1 साल के बाद। अब ये 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो इसलिए दिया गया था कि जो पार्टनरशिप फर्म जो कि एग्जिस्ट करती थी 1 अक्टूबर 1932 की डेट को, इस दिन जो आपकी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में थी, उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के पर्पज से 1 साल का टाइम है जो उनको दिया गया था कि जो एग्जिस्ट करती हैं वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हालांकि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना और करवाना एक कंपलसरी रूल नहीं था कि एक मैंडेटरी रूल है अपने आप में कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो उसके लिए 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था उन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म्स को। उसके बाद है कि ये एक्ट जो अपने आप में है वो बेस्ड किस पे है, तो एमसीक्यूज के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कई बार। तो उसके अंदर ज्यादातर बच्चे हैं वो गलत करके आते हैं, निशान इसके ऊपर लगाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज अपने आप में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो बेस्ड है इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 पे, क्योंकि सारे इंडिया के अंदर जो कानून दे रखे हैं, जितने भी कानून इंडिया के अंदर आपके मोस्ट ऑफ जो दिए गए हैं वो सारे के सारे अंग्रेजों ने दिए थे। तो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट के 1890 के ऊपर ये आपका एक्ट बेस्ड है। और ये एक्ट जैसा कि किसी भी पार्टनर के राइट एंड लायबिलिटीज, फर्म के राइट एंड लायबिलिटीज, थर्ड पर्सन अगेंस्ट द फर्म और पार्टनर राइट एंड लायबिलिटीज को क्रिएट करता है, तो ऐसा कोई भी कानून जो कि किसी भी पर्सन के राइट और लायबिलिटी को क्रिएट करता होगा अपने आप में एक सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा, जो कि अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं होने का रीजन ये है क्योंकि इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, सीपीसी की हेल्प लेनी पड़ती है अपने पूरे के पूरे इफेक्ट को बाहर निकालने के लिए, इफेक्ट देने के लिए कंप्लीटली आपका सीपीसी या फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। फिर बात आती है इस एक्ट का ऑपरेशन कैसा है, तो ऑपरेशन इसका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है जो रहने वाला है। सेक्शन नंबर 73 है जो कि रिपील किया गया था, टोटल सेक्शन आपके 74 है। अब यहाँ पे चीजें डील करेंगे हम लोग एक एक चीज।
बेयर एक्ट को साथ लेके चलना है। अब बात आती है एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में। एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया के ऊपर आपका एप्लीकेबल होगा, जम्मू कश्मीर पे पहले नहीं होता था, अब वो भी है। अब सेक्शन नंबर एक बार 74 पे आइए, जो कि सेविंग क्लोज की बात करता है। सेविंग क्लोज बोले तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। नथिंग इन दिस एक्ट और एनी रिपील अफेक्टेड देयर बाय shall affect or be deemed to affect any right, title, interest, obligation, liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this act। इस एक्ट के आने के पहले, इस एक्ट की कमेंसमेंट के पहले अगर किसी तरीके का कोई भी राइट, लाइबिलिटी ऑलरेडी जिसको कि इनकर किया जा चुका है, उसको ये एक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। एनी लीगल प्रोसीडिंग रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच right, title, interest, obligation, liability or anything done or suffered before the commencement of this act। इस एक्ट के आने के पहले अगर ये काम सारे करे जा चुके हैं तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन उसका नहीं होने वाला है। इस एक्ट का एक प्रोस्पेक्टिव है जो ऑपरेशन होने वाला है। अब बात आती है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जैसा कि लिखा है पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप क्या होती है, कब बोलेंगे कि एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, कब बोला जाएगा कि कुछ पर्सन है जो आपस में पार्टनर हैं, उनका क्या रोल एक दूसरे के लिए रहने वाला है, एक दूसरे के लिए किस पोस्ट के तौर पे वो काम करेंगे, जैसे एज एन एजेंट के तौर पे काम करते हैं, तो वो सब कुछ आपका एक्ट बेयर एक्ट के अंदर ही हम लोग डील करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने बेयर एक्ट को ओपन करिए, अपने हाईलाइटर को लेके रखिए। अब शुरू करते हैं अपने बेयर एक्ट को। अब सेक्शन की जब बात आती है तो शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 4 से, जो कि आपका पार्टनरशिप वर्ड को डिफाइन करता है। अब पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनर्स होने वाले हैं, वहाँ पे पार्टनर्स होंगे तो मतलब कुछ पर्सन्स होंगे। अब कुछ पर्सन का मतलब हुआ कि कोई फिक्सेशन नहीं है, मिनिमम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए जिस चीज़ को आपने पार्टनरशिप बोलना है। जब आपका एक यूनियन बनाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की जरूरत पड़ेगी, तो मिनिमम 2 पर्सन से लेकर ऊपर कितने भी पर्सन आपके जो कि एक यूनियन बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वो पर्सन जो है पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, तो वो पार्टनर कहलाएंगे। तो बात आती है सेक्शन नंबर 4 के अंदर, देखते हैं सेक्शन 4 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 4 आपका बात करता है डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम, इन सबको दिया गया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप के अपने चैप्टर के अंदर कि किस तरीके का नेचर है जो रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो इंग्रेडिएंट होंगे उनको डील करेंगे, ये सब कुछ आपका इसी सेक्शन में दिया गया है। देखिए, द पार्टनरशिप is a relation between the persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। act करते हुए मतलब कोई भी ऐसे persons हो सकते हैं जो कि कुछ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ पर्सन्स होंगे जिनका एक रिलेशनशिप होगा, वो रिलेशनशिप आपका क्या करेंगे, उस रिलेशन के होते हुए वो एग्रीमेंट करते हैं। मतलब पार्टनरशिप के अंदर आपका एक तरीके से जो इंग्रेडिएंट होगा वो इंग्रेडिएंट बन के आ सकता है अपने आप में एक एग्रीमेंट के तौर पे। मतलब सबसे पहले आपके पार्टीज होने वाली हैं, पार्टीज होंगी तो वो कुछ ना कुछ आपका एग्रीमेंट है जो करने वाली हैं। अब एग्रीमेंट करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले सारे प्रोविजन है जो एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे। अगर इंग्रेडिएंट की बात करी जाए तो इंग्रेडिएंट के अंदर आपका पहला आया पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज के बाद आपका उनके बीच में किसी तरीके का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस चीज का, किसी भी काम को करने को लेके, मतलब कि बिजनेस जो है उनके बीच में एग्जिस्ट करता होना चाहिए, और बिजनेस भी किस पर्पस के लिए होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके माना जाएगा कि एक पार्टनरशिप फर्म आपकी क्रिएट की गई है। पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि जहां पर कुछ पर्सन्स किसी काम को करने के लिए एग्री होते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, काम मतलब बिजनेस होगा, और उनका मेन जो पर्पस है वो होने वाला है प्रॉफिट को है जो शेयर करना। लेकिन प्रॉफिट शेयर करना अकेले से काम नहीं चलता है। जब किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी भी पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट इस बात को भी लेकर होगा कि जो लॉस होंगे उनको भी वो है शेयर करते हैं। अब लॉस को शेयर करेंगे या प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो कितना हिस्सा किस पार्टनर के हिस्से में जाएगा, इस बात को लेके एग्रीमेंट के अंदर जो फिक्स किया जाता है 2 तरीके से। या तो एग्रीमेंट के अंदर फिक्स किया जाएगा कि किसी भी पर्सन को कितना कितना हिस्सा जो है उसकी एबिलिटी या काम के हिसाब से कितने पार्टनरशिप उसके रहने वाली है, या फिर उनका जो है शेयरिंग कितना रहता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। जब भी काम को शुरू करते हैं तो कितना उन्होंने लगाया था अपनी तरफ से, उन सब के हिसाब से उन्हीं पर्सन को एक रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है जो किया जाता है। या फिर इक्वल रहेगा, जनरल रूल आपका है कि इक्वली पार्टनरशिप के अंदर अपने जो भी काम करेंगे जो प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली है जो शेयर कर लेंगे। तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपकी यही चीज दी गई है। अब उसके अंदर लिखा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पार्टनरशिप रिलेशनशिप के अंदर एंटर होगा उस पर्सन को पार्टनर बोला जाएगा, पर पर्सन वो पार्टनर कहलाएंगे। कलेक्टिवली उन सबको एक फर्म बोला जाएगा, और जिस नाम के साथ वो काम करते होंगे उसको पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाएगा। The persons who have entered into the partnership with one another are called individually the partners, collectively a firm, and the name under which the business is carried on is called as the firm name। अब काम की बात करी गई थी इसके अंदर कि कोई भी पर्सन जो कि या तो एक पर्सन
सबके लिए या मिल के सारे बंदे काम करते हैं। काम क्या करते हैं वो आपका 2 का ए बताता है, एक्ट ऑफ द फर्म। फर्म का एक्ट क्या होगा, तो बोलता है एक्ट ऑफ द फर्म का अंदर मींस एनी एक्ट और ओमिशन, जो कि सेक्शन नंबर आपके 33 आईपीसी में दे रखा है। कोई भी एक्ट हो सकता है जो किया गया है या फिर कुछ भी ओमिशन किया गया है बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ने मिलकर किसी तरीके का ओमिशन किया या फिर सारे पार्टनर मिलकर कोई एक्ट करते हैं, या फिर बाय एनी पार्टनर और एजेंट, या फिर इस पूरी पार्टनरशिप फर्म में से किसी एक पार्टनर ने या फिर इस पार्टनरशिप फर्म के एजेंट ने कोई भी एक्ट कर दिया विच गिव राइज टू राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। ऐसा कोई एक्ट कर रखा है जिससे कि फर्म को राइट मिल जाता है थर्ड पर्सन के खिलाफ, या फिर थर्ड पर्सन को राइट मिल जाता है अपनी फर्म के खिलाफ, तो ये अपने आप में एक्ट ऑफ द फर्म है जो कहलाते हैं। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 के बी को, 22, 23, 24 को। अब 2 का बी क्या बोलता है, इसमें देखिए बिजनेस। हमने इसके अंदर देखा था कि पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज कैसी, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, वो सेक्शन नंबर 6 में देखेंगे, और इसके बाद आपके किसी तरीके का शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए। अब एक्ट ऑफ द फर्म है वो आपने देख लिया। अब बात आती है बिजनेस की, कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस बोले तो ट्रेड, ऑक्यूपेशन और आपका प्रोफेशन। मतलब जनरली पूछते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है, बोलते हैं टॉप क्लास चल रहा है, तो मतलब TOP, टॉप का बिजनेस। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, T फॉर ट्रेड है, O फॉर ऑक्यूपेशन है, P फॉर प्रोफेशन है, तो टॉप का आपका बिजनेस हो सकता है 2 के बी के अंदर। B फॉर बिजनेस है, तो वो इस तरीके से भी आपका याद हो सकता है। तो ये इसके अंदर दी गई है। अब बात आती है, जैसे हमने देखा था कि एक्ट ऑफ द पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए राइट क्रिएट करता है। जब भी कोई एक्ट आपका किया जाएगा फर्म के द्वारा, तो थर्ड पर्सन के खिलाफ या फिर थर्ड पार्टी को राइट दे देंगे फर्म के खिलाफ। तो थर्ड पार्टी आपकी 2 के डी के अंदर दी गई है, इन रिलेशन टू ए फर्म और ए पार्टनर देयर इन, मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म। फर्म के अंदर अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जो कि पार्टनर नहीं होगा, उसको हम लोग थर्ड पार्टी है जो बोल देंगे। उसके बाद इसके अंदर आपके 2 पॉइंट बचते हैं, एक आपका प्रेस्क्राइब किया गया, एक ई प्रोविजन है। ई के अंदर आपका बोलता है ऐसा कोई भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो कि यूज किया गया है इस एक्ट के अंदर लेकिन डिफाइन नहीं कर रखा था, उसका हम लोग सेम मीनिंग समझेंगे जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दिया गया है वो सब कुछ। तो सेक्शन 2 आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। साथ में देखते हैं 22 को, 23 को, 24 को और सेक्शन नंबर 18 को। अब जो आपका सेक्शन नंबर 18 है वो आपका बात करता है पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म। जैसे कि यहाँ पे क्या था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, बिजनेस है, एग्रीमेंट है, पार्टीज है, इनका एक रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जब इनके की बात करती है तो रिलेशन का मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी का आपका एक रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हुआ एक दूसरे के लिए आपका एजेंट के तौर पे है जो काम का किया जाना। मतलब जब भी कोई ए पर्सन उस पूरी फर्म के लिए काम करता है तो ये पर्सन इनका इस फर्म का क्या होगा, एक एजेंट कहलाएगा। और जब फर्म का दूसरा मेंबर काम करेगा, पार्टनर काम करेगा, तो वो भी आपका एजेंट के तौर पे काम करता है। मतलब एक पार्टनर बाकी सब के लिए आपका एजेंट के तौर पे होता है। तो सेक्शन नंबर 18 आपका यही बता रहा है, पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म। ये जो बात है ये कही गई थी, लॉर्ड वेंसले डेल ने कही थी ये बात कि जो पार्टनर है वो अपने आप में एक दूसरे के एजेंट होते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस के पर्पज से एक पार्टनर अपने आप में क्या होता है, एक एजेंट है जो होता है। अब कम टू सेक्शन 22 आपका बोलता है मोड ऑफ डूइंग द एक्ट टू बाइंड द फर्म। जो भी एक्ट आप कर रहे थे सेक्शन नंबर 2A के हिसाब से, वो एक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो कि फर्म को बाइंड कर दे। तो उसके लिए आपका 22, 23 और 24 है। 22 आपका बोलता है इन ऑर्डर टू बाइंड ए फर्म, किसी भी फर्म को बाउंड करने के पर्पज से एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड, कोई भी एक्ट है वो डन किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द पार्टनर और अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन ने, किसी भी आदमी ने किसी भी एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कर दिया हो या फिर कोई भी एक्ट कर दिया हो, या फिर उसने क्या किया है, शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम, या फिर उन्होंने पार्टनर ने जो भी एक्ट कर रखा है वो आपका किस तरीके से किया, फर्म के नाम पे यूज करके कर रखा है, या फिर एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइड एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, फर्म को बाउंड करने के इंटेंशन के साथ कुछ और काम जो कि उसको अथोराइज किया गया था इंटेंशनली, एक्सप्रेसली या फिर आपका एक तरीके से इम्प्लाइडली जब उसको बोल रखा हो। तो सेक्शन 22 अपने आप में रूल ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं इसको, एप्लीकेबल होता है पार्टनर पे, एजेंट के ऊपर और आपके मैनेजर के ऊपर। सेक्शन 23 बोलता है इफेक्ट ऑफ द एडमिशन बाय द पार्टनर। अब पार्टनर को एडमिशन करने की अथॉरिटी मिली हुई है कि किसी भी पार्ट पे किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वो पर्सन आपका एडमिट करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी फर्म के अफेयर को, किसी भी काम को, तो वो एक्ट क्या बाइंड कर देगा पूरी फर्म को, ये सेक्शन 23 बताता है। एन एडमिशन ऑन द रिप्रेजेंटेशन
made by the partner concerning the affair of the firm is an evidence against the firm if it is made in the ordinary course of business. ordinary course of business के अंदर किया गया एडमिशन अपने आप में एक एविडेंस है जो बन जाता है पूरी फर्म के खिलाफ। मतलब इस एक पर्सन ने जो भी एक्ट कर दिया सेक्शन नंबर 23 के अंदर, जो एडमिशन किया था वो पूरी फर्म को है जो बाउंड करता है। यही सेक्शन आपका 2 का ए बोल रहा था, एक्ट ऑफ द फर्म के अंदर। 24 बोलता है इफेक्ट ऑफ द नोटिस टू द एक्टिंग पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर एक डोरमेंट पार्टनर होता है। डोरमेंट पार्टनर मतलब स्लीपिंग पार्टनर एक तरीके से, जो कभी कभार उस काम को डील करने के लिए आ जाता है, बाकी रेगुलरली वो हमेशा डील नहीं करता। तो अब जो नोटिस दिया जाएगा फर्म तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वाला, कि ये जो नोटिस है जो आपकी फर्म तक पहुंच जाना चाहिए, ये उस डोरमेंट को पार्टनर को दिया जाएगा या फिर आपके रेगुलर पार्टनर को दिया जाएगा। तो जो एक्टिव पार्टनर होगा उस पर्सन को ये जो है नोटिस दिया जाता है। नोटिस टू ए पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म और एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द फर्म। मतलब फर्म के अफेयर से रिलेटेड अगर किसी तरीके का कोई भी नोटिस है किसी भी मैटर को लेके अपने फर्म के बिजनेस से रिलेटेड, तो वो उस पर्सन को दिया जाए जो कि हैबिचुअली डील करता है, मतलब डेली बेसिस पे एक्टिव पार्टिसिपेशन रखता है। ऑपरेट एज द नोटिस टू द फर्म, और उसका इफेक्ट ये माना जाएगा कि वो आपने फर्म को ही नोटिस दे दिया, एक्सेप्ट इन द केसेस फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। फ्रॉड के केस को छोड़ के बाकी हर केसेस के अंदर माना जाएगा कि आपने जो ये आपने एक एक्टिव पार्टनर को जो आपने नोटिस दिया था वो माना जाएगा कि आपने किसको दे दिया, अपनी फर्म को है जो दे दिया है। अब उसके बाद आ जाती है आपकी चीजें, सेक्शन वापस चलते हैं बैक। सेक्शन आपका 22, 23, 24 हो गया है। सेक्शन 18 आपका है, 18 आपका हो चुका। 18 के अंदर एजेंट के बारे में बताई गई थी। अब बात आती है पार्टनरशिप के टाइप्स की, कि कितने टाइप के हमारे पास पार्टनरशिप हो सकती है। मतलब हमने सीखा अभी तक सेक्शन 4 के हिसाब से कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर कौन होता है, क्या एक दूसरे के लिए एजेंट होंगे, एक्ट ऑफ द पार्टनर क्या होगा, बिजनेस क्या है। बिजनेस से रिलेटेड आपका एक और भी सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 6, उसको भी डिटेल में है जो डिस्कस करेंगे। अभी इसी के साथ पहले करते हैं अपने फिक्स्ड आपकी तरीके की या फिर फिक्स एडवेंचर या एट विल वाली चीज़ों को, कि पार्टनरशिप जो है वो कितने तरीके की हो सकती हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि ये तरीके होने के बावजूद और ये इंग्रेडिएंट होने के बावजूद क्या यहाँ पे कोई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं करती है, उस चीज को देखेंगे। पहले देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप को। अब पार्टनरशिप अगर है जो सेक्शन 4 में बताई गई है वो कितने तरीके की हो सकती है, तो एक आपके फिक्स पीरियड के लिए दी गई है कि एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा कि फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स हम लोग पार्टनर रहेंगे, एज ए पार्टनर के तौर पे हम लोग हैं जो काम करने वाले हैं। उसके बाद आपका रहेगा फिक्स एडवेंचर के लिए। एडवेंचर बोले तो कि मतलब अंडरटेकिंग होगी, एक फिक्स काम दिया गया है, जैसे कोई फ्लाईओवर बनाने का, कोई भी फ्लाईओवर हो सकता है, या रोड बनाने का, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, या फिर कोई और एनी अदर आपका एक्ट हो सकता है जो कि लीगल एक्टिविटी के अंदर आता है। तो उन कामों को करने के लिए जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स उस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो वो आपका एडवेंचर के लिए रहेगा। और टाइम के लिए रहेगा कि आने वाले 1 साल के लिए हम लोग पार्टनरशिप में काम करेंगे, उसके लिए कोई एडवेंचर वगैरह फिक्स नहीं किया गया, तो वो आपका क्या होगा, फिक्स पीरियड वाला रहेगा। एक आपका एडवेंचर। तीसरा आपका रहता है एट विल, चले तो चांद ना चले तो शाम, रहे तो वो हमेशा के लिए रह सकती है, ना रहने वाली आपकी शाम को भी खत्म हो सकती है, मतलब 1 घंटे में भी। तो एक विल होगी जिसके अंदर नोटिस के थ्रू जब मर्जी कोई भी पार्टनर अपनी इस पार्टनरशिप फर्म को है जो ब्रेक कर सकता है, उसकी मर्जी रहने वाली है। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप बता रखे हैं, फर्स्ट आपका जो आपका टाइम पीरियड फिक्स है, अब टाइम पीरियड फिक्स हो चुका, उसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन के अंदर या तो वो उसको कंटिन्यू रखेंगे या उसको वो ब्रीच कर देंगे। कंटिन्यू रखेंगे तो एक तरीके से विल के अंदर कन्वर्ट है जो हो सकती है। एडवेंचर वाले के अंदर भी जब वो आपका काम कंप्लीट हुआ तो उसको वो ब्रीच कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ये आपकी कन्वर्टेबल टाइप की रहती है कि इनको कन्वर्ट किया जा सकता है एट विल के अंदर, जब मर्जी जब तक आपका काम करेंगे तब तक साथ रहेंगे। इनके अंदर भी कन्वर्ट है जो किया जा सकता है इन दोनों को, जबकि ये कन्वर्टेबल इनके अंदर नहीं रहती है। एक बार देखते हैं सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है। पार्टनरशिप एट विल की बात करता है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ड्यूरेशन के लिए किसी तरीके का कोई भी आपका प्रोविजन बनाया नहीं गया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर। और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप द पार्टनरशिप इज एट विल, वो अपने आप में पार्टनरशिप आपकी विल पे कहलाएगी। 8 आपकी जो है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोले तो ए पर्सन मे बिकम ए पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। मतलब जो फिक्स एडवेंचर वाली है इसको हम लोग पार्टनरशिप कौन सी बोलते हैं, पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं। ये आपकी पर्टिकुलर के अंदर आ जाती है, ये आपकी एट विल पे आती है, और ये आपके अपने आप में फिक्स पीरियड वाली रहती है, जो टाइम पीरियड फिक्स रहता है उन केसेस के अंदर।
अब जब आपने ये चीज़ें देख ली तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे पता लगाएं कि इनके बीच में एक्चुअल में एक पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करती भी है या फिर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके लिए दो चीज़ें आएंगी, या तो उनके बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप होगा पार्टीज का, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो बिजनेस है म्यूचुअल एजेंसी वाला एक तरीके का ऐसा आपका एक रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद आपका बिजनेस है जो होना चाहिए। अब ये म्यूचुअल एजेंसी वाला क्या किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की वजह से अराइज होगा या फिर स्टेटस की वजह से अराइज हो जाता है, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर आपका 6 पढ़ेंगे। इनके बाद आपका 5 एंड 6 आ जाता है, इन सेक्शंस को हम लोग डील करते हैं। पहले 5 नंबर सेक्शन बोलता है कि किसी भी पर्सन के बीच में जब किसी तरीके का म्यूचुअल एजेंसी वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तभी उनके बीच में पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट हो पाएगी, ना कि किसी स्टेटस की वजह से। अब सेक्शन नंबर 5 आपका बात करता है कि पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। ये प्री के अंदर पूछा जाता है। स्टेटस मतलब कि हस्बैंड और वाइफ है, अब शादी करके कोई भी लड़का किसी लड़के को लेके आएगा और वो लड़का पहले से अगर कोई तरीके का काम कर रहा था, अब वो लड़की अगर वहां पे काम करने लग जाए तो वो पार्टनर नहीं बन जाएगी, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो आपका हस्बैंड वाइफ के थ्रू वहां पे काम करने की स्टेटस मिला है, ना कि पार्टनर वाला उनको बोल सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी ऐसा फैमिली बिजनेस चल रहा है तो फैमिली बिजनेस के अंदर आपके जो भी पर्सन होंगे या बच्चे होंगे नीचे, वो जब उस बिजनेस में जुड़ते जाएंगे तो वो पार्टनर नहीं बन जाते, वो स्टेटस की वजह से वहां पे काम है जो कर रहे होते हैं। And in particular, the member of the Hindu undivided family carrying on a business या family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on the business as such are not partners in such business। उस बिजनेस के अंदर वो पार्टनर है जो नहीं होते हैं। अब सेक्शन नंबर 6 पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर, कि कब हमें पता लगेगा कि अपने आप में कि ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई तरीके का आपका पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर नहीं है। तो इसका पता लगाने का एक ही चीज बीच में आता है, बिजनेस। और बिजनेस अगर होगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये अपने आप में क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है, अदरवाइज ये आपकी नहीं है। तो इन आपका क्या लिखा है, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप इन डिटरमाइनिंग वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट ए फर्म। जब ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन है वो आपका अपने आप में पार्टनरशिप फर्म है या फिर नहीं है, और वेदर ए पर्सन इज और इज नॉट ए पार्टनर, ये पता लगाना कि ये जो पर्सन अपने आप में पार्टनर है या फिर पार्टनर नहीं है। इन ए फर्म रिगार्ड शैल बी हेड टू द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है कि वहां पे उनका रियल रिलेशनशिप किस चीज का है वो देखना पड़ता है। एक बार एक केस आया था 1775 के अंदर, ग्रेस वर्सेस स्मिथ का केस था। उस केस के अंदर ये हेल्ड किया गया था कि जब भी कोई भी पर्सन जो कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में से कुछ भी अगर हिस्सा शेयर करता है या फिर प्रॉफिट को शेयर करता है तो वो पर्सन मियरली बाय शेयरिंग अपने आप में एक पार्टनर है जो बन जाता है। लेकिन कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में 1860 में उस केस को ओवरराइड कर दिया गया था। इस केस ने उसको ओवरराइड किया और बताया कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी पार्टनरशिप फर्म में से प्रॉफिट को शेयर कर लेने से अपने आप में वो पार्टनर है जो नहीं बन जाता। लेकिन वहां पे एक जरूरी इंग्रेडिएंट आपका ऐड किया गया था। जरूरी इंग्रेडिएंट आपका क्या होता है, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, की रियल में उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्या है, क्या वो पार्टनर वाले रिलेशन पे है, क्या उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है। अगर ऐसा होगा तो वो पर्सन आपका क्या माना जाएगा, एक पार्टनर है जो माना जाएगा। एज शोन बाय ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। अब उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आती है। 1 बोलती है द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट और ग्रोस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय द पर्सन होल्डिंग ए ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जब भी कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि किसी तरीके से अपने किसी काम के अंदर ज्वाइंटली तरीके से राइट को होल्ड करता है या फिर कॉमन इंटरेस्ट रखता है किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो अपने आप में कॉमन इंटरेस्ट रखे जाने से वो पर्सन उसका जो है पार्टनर नहीं बन जाता, वो सिर्फ उसका ज्वाइंट ओनर बनता है। मतलब जैसे एक केस था, बता देता हूं आपको केस का नाम, गोविंद नायर वर्सेस मेघा का केस था। उस केस के अंदर हुआ था ऐसा कि 2 पर्सन्स हैं, उन्होंने मिलके क्या किया, एक तरीके से एक टी शॉप थी वो खरीद ली, उसके अंदर कुछ अपने यूटेंसिल्स वगैरह और बर्तन वगैरह कुछ सामान थे उसके अंदर इंप्रूवमेंट करी और किसी और पर्सन को उन्होंने क्या कर दिया, अपना लीज पे दे दिया। इन्होंने ये चीज़ खरीदी है, इंप्रूवमेंट करने के बाद इसको दे दिया और ये पर्सन वो टी शॉप को ढंग से चलाता है। तो ये जो दोनों पर्सन हैं उस टी शॉप का सिर्फ एक जॉइंट ओनर का स्टेटस रखते हैं, ना कि ये यहाँ पे पार्टनर इन बिजनेस है। इनके बीच में कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करते हैं, बिजनेस इस पर्सन का है, तो इनके बीच में कोई पार्टनरशिप आपका एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड के अंदर आती है रिसिट बाय ए पर्सन ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस
अर्न बाय द बिजनेस, इसके अंदर आपका ये बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो कि किसी तरीके से किसी भी प्रॉफिट शेयरिंग करता है, तो उस पर्सन के रिगार्डिंग दी गई है कि जो पर्सन आपका प्रॉफिट को शेयर करता है किसी बिजनेस से, या फिर आपका पेमेंट कंटिजेंट अपॉन दी अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट, या फिर उस पर्सन को जो प्रॉफिट मिलेगा, जो पेमेंट उसको मिलने वाली है, वो डिपेंड करती है कि सामने वाले पर्सन की, जो पार्टनर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी कितनी अर्निंग होने वाली है, अर्निंग क्या होगी, उसके ऊपर मेरे को जो पार्ट मिलेगा वो अपने आप में डिपेंड करता है इस बात के ऊपर। और वेरिंग with the profits earned by the profit does not of itself make the person partner, उन पर्सन्स को आपस में जो है पार्टनर नहीं बोला जा सकता है। अब इसके अंदर आपका एक क्लॉज दिया गया है कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन होंगे जो कि प्रॉफिट शेयर तो करते हैं लेकिन वो पार्टनर नहीं होंगे। फर्स्ट वाला जैसे दे रखा मनी लेंडर के केस में, क्रेडिटर कोई भी पर्सन है जिस पर्सन ने कुछ लोगों को पैसे उधार दिए कि आप अपना बिजनेस चलाइए, अब उसके बदले में उसको हो सकता है इंटरेस्ट की भी डिमांड हो। अब इंटरेस्ट तो लेगा लेकिन वो ये बोलता है ये तो मैंने आपको पेमेंट दे रखी है, अब जो मैंने पैसे दे रखे हैं उसके इनाम के तौर पे मैं क्या करूंगा, अगले 1 साल तक आपका जो प्रॉफिट होगा उसका 1% हिस्सा आप मेरे को पे करते रहोगे। या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर कोई भी पर्सन ये बोल दे कि मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा आप इस पेमेंट का, मतलब कोई ए पर्सन है उसने बी को पेमेंट दे रखी है तो वो बोलता है कि मैं आपको पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे से क्या करोगे, मेरे प्रॉफिट में से 1% हिस्सा मैं आपको शेयरिंग करता रहूंगा, आपको पेमेंट है जो देता रहूंगा वो सिर्फ रहेगी प्रॉफिट शेयरिंग का। तो मियरली प्रॉफिट शेयर करने से यहाँ पे जो पर्सन आपका मनी लेंडर है वो अपने आप में पार्टनर नहीं बन जाता। दूसरा केस है सर्वेंट, एजेंट और आपका जो रेम्यूनरेशन पे काम करता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एजेंट के तौर पे है, जैसे कंपनी के एजेंट होते हैं जो कि जैसे मार्केटिंग के अंदर आपका है, मार्केटिंग कंपनी है उसके प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं, उस टाइम पे वो पर्सन एज एन एजेंट के तौर पे तो काम कर रहा है, सामान तो बेचता है, लेकिन बेचने के टाइम पे क्या करता है एक साथ में इंसेंटिव के तौर पे 500 रुपये या फिर 100 रुपये पर पीस के हिसाब से उसको दिए जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो ले रहा है, इंसेंटिव्स ले रहा है, ये क्या कर रहा है उस प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले रहा है एज ए रेम्यूनरेशन के तौर पे। तो ये जो आपका रहता है इसके अंदर भी वो पर्सन आपका पार्टनर नहीं बन जाता। और एक आपका दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा पार्टनर था पहले जिसकी डेथ हो गई थी, अब उसकी विडो को या फिर उसके चाइल्ड को एन्युटी के तौर पे अगर कुछ अमाउंट दिया जाता है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनको दिया जाता है, तो अपने आप में वो माइनर और विडो भी पार्टनर है जो नहीं बन जाते। और उसके बाद आपका एक कोई ओनर था किसी भी गुडविल का या बिजनेस का जिसने कि किसी और पर्सन को वो सेल आउट कर दिया। अब सेल आउट करने के बाद भी वो पर्सन वहां से अगर किसी तरीके का प्रॉफिट शेयर करवाता हो तो वो भी चीज़ आपके अपने आप में प्रीवियस ओनर को भी एज ए पार्टनर नहीं बोला जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। मतलब डी क्लोज आपका सेलर ऑफ द गुडविल की बात करता है। लास्ट में लिखा डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। जो भी बिजनेस कर रहा है उसके साथ उसका पार्टनर का रिलेशन आपका नहीं क्रिएट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। 7 और 8 ऑलरेडी डन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात आती है जितने भी पार्टनर्स हैं इनका एक तो है कि राइट क्या होंगे, अथॉरिटी क्या होने वाली है, ड्यूटीज क्या होंगी, लायबिलिटीज क्या होने वाली है, इन सब सारे सेक्शन को अब डील करते हैं। पहले बात आती है राइट्स की कि कौन कौन सा पर्सन जो कि पार्टनर था बिजनेस करता है उस पर्सन को किस तरीके के आपके राइट मिलेंगे। अब 2 तरीके के हैं, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक रिटायर्ड है, मतलब जिसने रिटायरमेंट ले ली है या फिर एक्सपेल्ड किया गया कोई भी पर्सन हो सकता है, उस तरीके के पार्टनर्स थे। और एक आपके जो अभी एग्जिस्ट करते हैं उन पर्सन के लिए। तो सेक्शन नंबर 12 में आते हैं। 12 सेक्शन आपका बात करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब जो बात करी गई है एक तरीके से आपके बिजनेस की, उससे पहले अगर हम लोग देखें कि इनको क्रिएट कैसे किया जाएगा, अगर हम लोग बात करें राइट लायबिलिटीज वगैरह क्रिएट करने की, तो इन सेक्शन के बाद 6 के बाद हम लोग 11 सेक्शन को है जो पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको डिसाइड करवाते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, कैसे बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ ए फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स and such contract may be expressly or implied or by the course of dealing। अब ये क्या हो सकता है, इसके अंदर सिंपल बोला है कि जो पार्टनर्स आपके हैं वो अपनी सबकी राइट्स एंड लायबिलिटी, ड्यूटीज, ये सब कुछ या अथॉरिटी आपकी डिटरमाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो एग्रीमेंट के अंदर अपना डिटर्मिनेशन करके फिक्स कर सकते हैं कि किस तरीके से किस पर्सन के क्या क्या है जो राइट रहने वाले हैं। अब राइट क्या रहने वाले हैं वो सेक्शन नंबर 12 देखिए एक बार कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जब आपका बिजनेस चल रहा होगा उस टाइम पे उसके पास क्या क्या राइट रहेंगे। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एनी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का जो है अधिकार रहेगा। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन लिख सकते हो फर्स्ट वाले के अंदर, एक्टिव पार्टिसिपेशन कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन दी बिजनेस। बिजनेस के अंदर अपना काम करने का, अपना पार्टिसिपेट करने का उसका एब्सोल्यूट है जो राइट रह सकता है।
सी क्लोज पे आते हैं। सी क्लोज इसके राइट के बारे में बात करता है। एनी डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यहाँ पे है डिस्प्यूट से रिलेटेड, कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ऑर्डिनरी मैटर के ऊपर। अब दो तरीके के मैटर से रिलेटेड आपकी चीजें आ जाती हैं, या तो होगा कोई फंडामेंटल मैटर या फिर आपका होगा कोई एक ऑर्डिनरी मैटर। एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है फंडामेंटल मैटर। अब ये फंडामेंटल मैटर मतलब कि पूरे के पूरे पार्टनरशिप बिजनेस को आपने चेंज किया उसके लिए, और ऑर्डिनरी रहता है जनरल मैटर। अब जनरल मैटर के अंदर कुछ आपने चेंज करनी हो तो वो वहां पे चलता है रूल ऑफ मेजोरिटी, और यहां पे चलता है रूल ऑफ यूनानिमिटी। यूनानिमिटी का मतलब होता है एक तरीके से कि सारे के सारे पार्टनर जब कंसेंट देंगे तभी उसके अंदर है जो चेंज किया जा सकता है। फंडामेंटल अगर चेंज करना हो तो, और ऑर्डिनरी को चेंज करना हो तो रूल ऑफ मेजोरिटी चलता है। मतलब कि अगर सपोज वहां पे 10 पार्टनर थे तो 6 और 4 का रेशियो अगर आ जाता है तो उससे चेंज किया जा सकता है। देखिए सी क्या लिखा है, एनी डिस्प्यूट या डिफरेंस अराइजिंग एज टू द ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर की मेजोरिटी से उसको डिसाइड है जो किया जा सकता है। एंड एवरी पार्टनर शेल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, और हर एक पार्टनर का राइट रहेगा उसके अंदर अपना ओपिनियन देने का बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। किस केस के अंदर है, नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस बोले तो अपना फंडामेंटल जब आपका चेंज होगा तो रूल ऑफ यूनानिमिटी लगेगा, मतलब सारे पर्संस की कंसेंट के बिना आप किसी तरीके से फंडामेंटल चेंज अपनी फर्म के अंदर नहीं कर सकते हो, जबकि ऑर्डिनरी चेंज के लिए आपका रूल ऑफ मेजोरिटी चला जाएगा। अब सेक्शन नंबर 13 पे आते हैं। 13 सेक्शन आपका बात करता है म्यूचुअल राइट्स की। म्यूचुअल राइट के अंदर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द रिम्यूनरेशन और टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि एक तरीके से इसकी सैलरी से रिलेटेड बताया गया है कि कोई भी पर्सन लाइबल रहेगा इस बात को लेके कि किसी पर्सन ने जब भी कोई एक्ट करना होता है अपने पूरी फर्म के बिजनेस के पर्पज से तो उसके अंदर वो आपका रिम्यूनरेशन रिसीव नहीं करेगा। बी क्लोज आपका राइट की बात करते हैं, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्न एंड कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन बाय द फर्म। फर्म के द्वारा आपका जो भी लॉस होगा उनको भी एक तरीके से वो क्या करता है, सस्टेन करता है, और उसका राइट रहेगा कि वो जो भी प्रॉफिट आएंगे उसको इक्वली शेयर कर लेगा। सी क्लोज बोलता है वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। जब भी कोई पर्सन ऐसा जिसने की कैपिटल सब्सक्राइब कर रखी हो उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना रहेगा 6% जनरली रहता है। डी बोलता है कि पार्टनर जिसने की एडवांस में कुछ पेमेंट दी है या फिर अपने हिस्से से ज्यादा पैसे, जैसे 4 पार्टनर ने 2 लाख रुपए लगाए 50,000 ईच पर्सन, लेकिन उसमें से एक पार्टनर ने 50 + 25 और लगा दिए, तो वो जो 25 एक्स्ट्रा अमाउंट दिया बियॉन्ड दी कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट में से कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट के तौर पर उसको वापस दिया जाएगा। इंटरेस्ट रहेगा आपका मैक्सिमम 6% के साथ। ये भी उसका है जो राइट रहता है। उसके बाद आपका रहता है राइट कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एज ए पार्टनर क्या करता है, पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म को किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर लॉस से सेव करने के पर्पज से, जैसे कोई एक पर्सन है अपनी एक खुद की एक तरीके की अपना कोई भी बिजनेस है अकेले पर्सन का, उस बिजनेस को सेव करने के लिए वो जितने एफर्ट लगाता वो सारे के सारे एफर्ट उसने अपनी पार्टनरशिप फर्म को सेव करने के लिए लगाए, और उसको सेव करने के पर्पज से उसने किसी तरीके की कोई भी पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पे उसकी एंटाइटलमेंट राइट आ जाएगा कि वो पर्सन क्या होगा उस फर्म से रीइंबर्स कर सकता है, मतलब कि एक तरीके से अपना इंडेमनीफाई करवाने वाला राइट आ जाता है कि वो इंडेमनीफाई फर्म से करवा लेगा। तो ये सेक्शन नंबर 13 आपका। अब आती 17 की बारी। 17 के अंदर होता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। अब इसके अंदर कुछ चीजें दी गई हैं इफेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि कोई भी फर्म थी पहले उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब पहले 3 पार्टनर थे अब 4 पार्टनर हो चुके हैं, या फिर पहले जो आपकी पार्टनर थी एक तरीके से फिक्स पीरियड के लिए थी या फिर आपके फिक्स एडवेंचर के लिए थी, अब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपना एट विल के ऊपर। जो आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म थी उसको कन्वर्ट करके आप विल के अंदर चले गए, तो जब आप एट विल के अंदर गए हो उस टाइम पे और जब आप नहीं गए थे उससे पहले वाले के अंदर आपके क्या क्या चेंज आएंगे, इफेक्ट क्या होगा। तो बोलता है जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज आपकी इस तरीके का एक्ट करने से पहले हुआ करती है, मतलब जब आप यहाँ पे थे फिक्स पीरियड वाले पे, एडवेंचर वाले के अंदर, या फिर आपने कोई भी 4 पर्सन्स की पार्टनरशिप फर्म थी उसके अंदर जो राइट लाइबिलिटीज थे वो सेम एज इट इज रहेंगे बाद में भी आपके कन्वर्ट होने के बाद भी। देखिए क्या लिखा है 17 का ए पढ़ता हूं। आफ्टर ए चेंज इन द फर्म वेयर ए चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स
ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। चेंज के पहले जो जो राइट एंड लायबिलिटीज हुआ करते वो सारे एज इट इज आपके अभी भी जो है रहने वाले हैं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म की जो आपका टाइम पीरियड था उसको एक्सपायर होने के बाद वो भी आपका बोलता है नया जब आपने विल के अंदर कन्वर्ट कर लिया उस टाइम पे भी आपकी रहने वाली है कि आपकी ये रिमेन्स दी सेम। अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो सब कुछ आपके सेम रहेंगे। और थर्ड, वेयर द एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, मतलब किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए पहले आपने पार्टनरशिप रखी थी, अब कोई और आपने काम ऐड कर लिया, फिर एक और काम आपने ऐड कर लिया, तो हर बार जब ऐड करते जाओगे तो उसके बाद आपके क्या क्या राइट लायबिलिटीज होने वाली है, ड्यूटीज होने वाली है, वो वही सेम होगी जो कि ऐसा ऐड ना करते हुए आपके पास पुराने टाइम पे हुआ करती, आज भी वही आपकी होने वाली है। तो ये आपके सेक्शन नंबर आपके 17 के अंदर दिए गए इसके राइट्स थे। ये थे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के राइट। अब आते हैं 36, 55, 37, 46, 47 और 52 रिटायर्ड पार्टनर्स के केस में कि रिटायर्ड जब पार्टनर हो जाता है तो उसके किस तरीके के राइट्स हैं जो होने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर अपना निकाल लीजिए 36 ऑनवर्ड्स। 36 के अंदर आपका बोलता है राइट ऑफ द आउट गोइंग पार्टनर की बात करता है टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। An outgoing partner may carry on business competing with that of the firm and he may advertise such business but subject to the contract to the contrary he may not। अब क्या है कि जो भी पर्सन ने रिटायरमेंट ले लिया, एक्सपेल्ड कर दिया गया, इंसॉल्वेंट हो गया था, जाने के बाद मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने के बाद जब वो अपना बिजनेस करता है जो कि हो सकता है उसी पुरानी पार्टनरशिप फर्म के अपने एक तरीके से कंपटीशन के अंदर भी हो सकता है, वो काम कर सकता है अगर आपका कोई और एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो। जैसे जनरली एक एग्रीमेंट हो जाता है कि कोई भी पर्सन आपका इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने के बाद अगले 1 साल तक सेम इन कॉम्पिटिशन टू द ओल्ड पार्टनरशिप फर्म आप कोई भी बिजनेस नहीं करोगे। ये अगर आपका इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रखा तो वो पर्सन आपका नई पार्टनरशिप फर्म अगर क्रिएट करे या अपना खुद भी बिजनेस करेगा तो पुराने वाली फर्म का जो नाम था जिसका वो पहले पार्टनर हुआ करता उसको यूज नहीं करेगा। सेकंड, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग और बिजनेस ऑन द फर्म, और ये बात भी आपका रिप्रेजेंटिंग करेगा कि पुरानी फर्म को वो रिप्रेजेंट करता था, वो काम करता था, या फिर ये बताएगा उसका नाम लेके कि मैं वहां पहले काम करता था। इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते उस फर्म के नाम को। और सॉलिसिट नहीं करेगा द कस्टम ऑफ द पर्सन हु आर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी ए पार्टनर। जब वो उस पार्टनरशिप फर्म में से सीज होके मेंबर हटके आया था उस टाइम पे जो पर्सन्स आपके एज ए कस्टम वहां पे आपके कस्टमर्स आते थे जो डील करते थे उन पर्सन को सॉलिसिट नहीं करेगा कि अब आप वहां पे काम मत करिए, मैं वहां काम नहीं करता, अब अपना खुद का पार्टनरशिप फर्म या फिर मैंने खुद का कोई बिजनेस खोल लिया है वो वाली पार्टनरशिप फर्म मैंने छोड़ दी। तो इस तरीके से लोगों को मिसलीड है जो वो नहीं करेगा। ये सेक्शन आपका 36 के अंदर है। फिर आपकी बात आती है 37 के अंदर, राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इन द सर्टेन केसेस टू द शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, मतलब उसके पास सारे के सारे जो पार्टनर्स का जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उसकी डेथ के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसको जनरली शेयर नहीं मिलता, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो भी पर्सन है वो आपके नहीं मांग सकते होते थे। एक बार इसको जनरल रीडिंग लेनी है, 37 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 55, सेल ऑफ द गुडविल आफ्टर द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद अगर किसी भी पार्टनर जो बच गया उसने अपना क्या किया, गुडविल को सेल कर दिया, उसके बाद क्या होगा। इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ ए फर्म, फर्म के अकाउंट्स को सेटल करना, मतलब अकाउंट हिसाब किताब को फाइनलाइज करने के पर्पज से डिसोल्यूशन के बाद, द गुडविल शेल सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स। अब जो आपका एसेट्स होता है मतलब टोटल जो आपकी संपत्ति होती है एक पार्टनरशिप फर्म की, उसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है आपकी गुडविल को भी। एंड मे बी सोल्ड आइदर सेपरेटली और अलोंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी के साथ भी इसको बेचा जा सकता है या फिर इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली भी है जो बेचा जा सकता है। राइट क्या होंगे, बायर के और सेलर के। तो यहाँ पे मतलब नया पर्सन जो होगा वो आपका एक तरीके से फर्म का नाम यूज़ नहीं करेगा, रिप्रेजेंट खुद को नहीं करेगा या फिर सोलिसिट नहीं करेगा, जो भी पुराने कस्टम्स जो आपका पिछले सेक्शन के अंदर आया था 36 में वही सेम चीज़ आपकी दी हुई है। उसके बाद आपका सेक्शन आता है 46, 47 एंड 52। 46 आपका बात करता है राइट ऑफ द पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर द डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तो उससे काम कंप्लीट नहीं होता कि डिसोल्यूशन हो चुका तो अब जा चुको। मतलब एक सिंपल सी चीज़ ये आती है, जैसे ABCD 4 पार्टनर है, उनमें से A ने अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या है सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तो मतलब सारे के सारे जितने पार्टनर हैं वो अपने काम को बंद कर रहे हैं। काम बंद करने के बाद फाइनलाइज किया जाएगा, जो भी एसेट्स बचे हुए हैं उस पार्टनरशिप फर्म के उनको कंप्लीट करना पड़ता है कि आज के बाद इस चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है आपका। जैसे भी कोई लोगों से लेन देन रहता है या हिसाब किताब रहता है, जैसे उनको पे करना हो या फिर उनसे लेना हो, हर चीज़ को फाइनलाइज किया जाएगा, उसको बोला जाता है अपना एक तरीके से वाइंडिंग अप तक की चीज़।
On the dissolution of a firm, every partner whose representative is entitled, as against all the other partners or their representative, to have the property of the firm applied in the payment of the debt or liability. जो भी फर्म की लाइबिलिटी थी, जो भी इसके डेट थे, उनके अंदर पेमेंट करने के लिए जो आपकी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी थी उसको यूज किया जाएगा. एंड टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स. उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा सरप्लस तो आपस में सबको बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ये अपने आप में वाइंडिंग अप कहलाता है. फिर आपका 47 आ जाता है कि कंटिन्यूइंग अथॉरिटी रहती है वाइंडिंग अप के केस के अंदर, उसको बाद में पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. 47 के अंदर सिर्फ एक तरीका है कि मेरी कंटिन्यूइंग अथॉरिटी क्या रह सकती है, तो वाइंडिंग अप करने के पर्पज से भी उस पार्टनर की प्रॉपर अथॉरिटी रहती है. इसको जनरली याद रखना अपने को. और 52 नंबर सेक्शन है जो कि राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ द फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी. फर्म की प्रॉपर्टी और फर्म के नेम को आप यूज नहीं कर सकते, ऐसा रोक लगाता है. तो नंबरिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. ये आपके आ जाती है रिटायर्ड पार्टनर के राइट और आपके राइट्स. अब अथॉरिटी की बात करते हैं सेक्शन नंबर 19 से, कि 19 आपका जो है इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करता है कि जैसे कुछ पार्टनर्स ने अपनी अथॉरिटी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स नहीं कर रखा तो उनकी फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी रहती है फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म, की वो क्या क्या कर सकते हैं. लेकिन एक क्लोज आएगा उसके अंदर रोक लगा रखी है कि ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसे राइट्स, ऐसी आपकी अथॉरिटीज होने के साथ साथ आपके पास ये वाले काम करने के अधिकार फिर भी नहीं होंगे. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन. अब किसी भी पार्टनर ने कोई भी एक्ट कर दिया इन द यूजुअल वे, नॉर्मल वे में उसने काम किया है, बिजनेस ऑफ काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म. अगर उसने बिजनेस को रन करने के पर्पज से कुछ भी काम कर दिया है तो उसको सेक्शन 22 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा, अपना इस पर्सन के द्वारा, मतलब इस पार्टनर के द्वारा किए गए एक्ट से अपनी पार्टनरशिप फर्म को जो है एक तरीके से बाउंड कर दिया जाएगा. जो अथॉरिटी होगी बाइंड करने की, कन्फर्ट करी जाती है इस सेक्शन के द्वारा, उसको बोला जाता है अपने आप में एक इम्प्लाइड अथॉरिटी वो होंगी. फिर सेकंड क्लोज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ यूसेज और कस्टम ऑफ द ट्रेड और कॉन्ट्रेरी द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम. ये वाली आपकी जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उनके होते हुए भी फिर भी एक पर्सन के पास कुछ राइट ऐसे हैं जो नहीं होते, जैसे कि वो क्या क्या काम नहीं कर सकता. सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ ए फर्म टू द आर्बिट्रेशन. अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसको आर्बिट्रेटर के सामने वो अपना सबमिट नहीं कर सकता समझौता करवाने के पर्पज से. दूसरा, वो अपने नाम से पर्सनली कोई भी बैंक का जो अकाउंट है वो ओपन नहीं कर सकता, बैंकिंग अकाउंट आपका ओपन नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से. तीसरा, कि अगर किसी तरीके का फर्म ने किसी पर्सन के खिलाफ केस फाइल किया हुआ कहीं पे भी और अपना जो पोर्शन क्लेम करती है वो उसको डीलिंग्विश आपकी नहीं की जा सकती, उसको डिमिनिश नहीं कर सकता, उसको कॉम्प्रोमाइज करने का राइट है जो नहीं होगा किसी पार्टनर का. किसी भी शूट या फिर प्रोसीडिंग को विड्रॉ करने का अधिकार नहीं होगा. किसी भी तरीके की लायबिलिटी जो क्लेम की गई है पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ उसको एक्सेप्ट करने का या एडमिट करने की उसकी कोई भी अधिकार नहीं होगा. किसी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो एक्वायर नहीं कर सकता. फर्म की जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको ना वो एक्वायर कर सकता, ना वो किसी तरीके से ट्रांसफर है जो कर सकता है, ना ही वो पार्टनरशिप के बिहाफ पे किसी और के पास, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे किसी और से पार्टनरशिप है जो कर सकता है. तो ये आपकी आती है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होंगी और क्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जो रहने वाली है. फिर बात आती है 20 के अंदर की उन जो आपकी 19 के अंदर दी गई आपकी अथॉरिटीज़ थी उनको एक्सटेंड या फिर रिस्ट्रिक्ट है जो किया जा सकता है सेक्शन नंबर 20 के हिसाब से. नंबरिंग याद कर लेना, काम चल जाएगा. 21 बोलता है पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी. अब इमरजेंसी के केस के अंदर आपका एक पार्टनर क्या कर सकता है, जैसे एक पार्टनर है अपने खुद के बिजनेस को लॉस से बचाने के लिए इमरजेंसी के केस में कि जहां पर लगता है उसको लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस को बचाने के पर्पज से एक पार्टनर अपनी फर्म के लिए क्या काम करेगा, जैसा कि एक पर्सन अपने बिजनेस को बचाने के लिए करता है वो सारे काम कर देगा. तो पार्टनर हैज एन अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म. फर्म को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से, किससे, फ्रॉम द लॉस एज वुड बी डन बाय ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. एक नॉर्मल व्यक्ति अपने खुद के केस में, अपने खुद के बिजनेस को बचाने के लिए जो जो काम कर सकता है वो सारे काम एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को लॉस से बचाने के पर्पज से कर सकता है. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 21. ये आपके सेक्शन नंबर 21 के अंदर आ जाते हैं. 22 आपके पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं जो आपके यहाँ पे दिए गए थे सेक्शंस.
तो ये आपका सेक्शन नंबर 22 तक का कवर होगा यहाँ पे कि अथॉरिटीज क्या रहने वाली है। बात आती है लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी के अंदर आपका सेक्शन नंबर 13 के अंदर पहले आते हैं कि 13 के अंदर क्या लाइबिलिटी है जो दी गई है। अब 13 के अंदर फर्स्ट वाले के अंदर है कि वो रेम्यूनरेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। जब वो काम करेगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो वो किसी तरीके से रेम्यूनरेशन के लिए क्लेम है जो नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर आपका कि किसी भी ऐसे पार्टनर ने अपनी विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से अगर किसी तरीके का कोई भी फर्म को नुकसान पहुंचाया तो उसको रीइंबर्स करने का या फिर उसको इंडेमनीफाई करने की उसकी जो है ड्यूटी रहने वाली है। उसके बाद आपका 25 है। 25 सेक्शन नंबर आपका बात करता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। फर्म के एक्ट के लिए उसकी क्या लायबिलिटी है जो रहने वाली है सेक्शन 25। तो बोलता है ज्वाइंटली लायबल होगा, सेवरली लायबल होगा। एवरी पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद द ऑल अदर पार्टनर एंड शैल ऑल्सो सेवरली फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज ए पार्टनर। जब वो पार्टनर था तब फर्म ने कोई भी एक्ट किया था तो उसके लिए भी उसकी सेवरल और ज्वाइंट लायबिलिटी है जो रह सकती है। फिर 26 है लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। अब अगर किसी भी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट कर दिया या रॉन्गफुल कुछ भी आपका एक तरीके से एक्ट करता है जिसकी वजह से टॉर्शियस या फिर आपका क्रिमिनल हो सकता है, जिसकी वजह से फर्म का नुकसान हुआ या फिर किसी और पर्सन का नुकसान हो रखा है तो उसके लिए फर्म है जो लायबल रहेंगी। Whereby the wrongful act or omission of the partner acting in the ordinary course of business or with the authority of his partner loss or injury is caused to the third person or any penalty is incurred। अब किसी भी थर्ड पर्सन को कोई भी नुकसान हो जाता है उसके एक्ट की वजह से तो वो पर्सन आपका क्या कर देगा, फर्म को लायबल कर देगा। द फर्म इज लायबल देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट एज दैट ऑफ ए द पार्टनर। पार्टनर जितना लायबल होगा उसी तरीके से आपकी फर्म है जो लायबल हो जाएगी। ये सेक्शन आपका 26 था। 27 आपका बोलता है कि जब आपने फर्म की प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई कर दिया और उसकी वजह से नुकसान हो रहा तो क्या होगा, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर वेयर ए पार्टनर एक्टिंग विद इन द एपेरेंट अथॉरिटी रिसीव द मनी। अब एपेरेंट अथॉरिटी के अंदर कोई भी आपका पार्टनर जो कि क्या करता है, मनी रिसीव करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म और उस मनी को क्या करता है, मिस अप्लाई कर देता है, कहीं और उसको यूज कर लेता है। या फिर आपका फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव द मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पर्सन, या फिर फर्म ने कोई पैसा रिसीव किया या प्रॉपर्टी रिसीव करी किसी भी थर्ड पर्सन से एंड द मनी एंड द प्रॉपर्टी इज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म। फर्म के अंदर जब वो कस्टडी में थी वो प्रॉपर्टी, उस टाइम पे इसके किसी भी पार्टनर ने उन पैसों को या फिर उस प्रॉपर्टी को कहीं और मिस अप्लाई कर दिया। मतलब जनरल रूल रहता है कि प्रॉपर्टी जो भी होगी फर्म की उसको यूज किया जाएगा बिजनेस के पर्पज से, लेकिन किसी पार्टनर ने किसी और जगह पे उसको यूज कर दिया तो क्या होगा, द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। या अगर कोई भी किसी तरीके का कोई भी लॉस होता है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी फर्म की आ जाती है। ये आपके सेक्शन नंबर 27 के अंदर था। अब 28 के अंदर आ जाते हैं। 28 आपका बात करता है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट एक तरीके से जैसे अपना एस्टोपल का प्रोविजन दिया गया है 115 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, वैसा ही कुछ प्रोविजन है कि कोई भी ऐसा एक पर्सन है जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर हूं, या फिर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के पर्संस जो मेंबर हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीके से मेरे लिए बोलते हैं कि ये हमारा पार्टनर है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ए, बी, सी और डी, ये 4 पर्सन्स आपके हैं जो कि एक जगह पे बैठे हैं अपने ऑफिस के अंदर। उनके पास एक डी, एम नाम का पर्सन आता है जो उनसे डील करने आया था। जब ये पर्सन एम यहाँ पे डील कर रहा था उस टाइम पे ही इन बिटवीन क्या है, कोई के नाम का एक और पर्सन आ जाता है जो कि यहाँ पे इस पार्टनरशिप फर्म से डील करने आया था। सपोज पहले क्या है, ये 4 पर्सन आपके एक्चुअल पार्टनर्स थे, उनके होते हुए एम नाम का कोई व्यक्ति आया उनसे डील करने के लिए, उसके बाद एक के नाम का व्यक्ति और आया इनसे डील करने के लिए। क्योंकि इस पर्सन की थोड़ी सी रेपुटेशन अच्छी हो सकती थी, उस वजह से इस के को लगा कि एम जो है वो पर्सन इस पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर है। ये सोच के इस पर्सन ने विश्वास करके इनसे क्रेडिट दिया और उसके साथ डीलिंग कर ली। या फिर ये पर्सन इनसे डील करने के टाइम पे के साथ बताते हैं उनको कि एम भी हमारा ही पार्टनर है, आप भी हमसे डील कर सकते हो। तो ऐसा सोचते हुए के ने उनके साथ डीलिंग कर ली, जबकि इस केस के अंदर एम जो है वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं था। या तो वो खुद रिप्रेजेंट करता है, बोल देता है कि हाँ मैं इनका पार्टनर हूं, आप डील कर लीजिए, बहुत अच्छी पार्टनरशिप फर्म है। एक तो ये चीज है। दूसरा, जब ABCD इस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ये नोइंगली परमिट करता है खुद को रिप्रेजेंट करवाने के लिए इनको, ये पर्सन इनको परमिट करता है कि आप भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, मेरे को बोल दीजिए मेरे लिए कि मैं पार्टनर हूं, तो ये आपसे डील कर लेगा। अब इस पर्सन ने ये विश्वास करके इनके साथ डीलिंग कर ली, इनको कुछ क्रेडिट दे दिया, तो ये पर्सन आपका सेम एक्सटेंट के अंदर लायबल होगा जैसे कि ये पर्सन अपने आप में क्या है, एक पार्टनर होता तो लायबल होता। भले ही इस एम को इस बात का पता हो या ना हो कि इस के ने मेरी बात पे विश्वास करके या फिर मेरे को पार्टनर समझ के
पार्टनरशिप फर्म के साथ किसी तरीके की डीलिंग कर ली है या फिर नहीं करी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इस बात का पता हो चाहे नहीं हो। अगर किसी तरीके का लॉस यहाँ पे हो जाता है तो ये पर्सन इसको है जो शू कर सकता है एज ए पार्टनर के तौर पे। तो ये सेक्शन आपका 28 दिया गया है, होल्डिंग आउट की बात करी गई है। ठीक है, इसको आपने पूरा पढ़ना है। 28 का सेक्शन नंबर का जो सेकेंड पार्ट है, वेयर द आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेसेस कंटिन्यू इन दी ओल्ड फर्म नेम। मतलब एक पर्सन ये था, इसकी डेथ हो चुकी है, इनमें से किसी एक की डेथ होने के बाद भी पुराने नाम से ही पार्टनरशिप फर्म जो है वो आपकी भी अभी भी रन करी जा रही है। उस केस में क्या होगा, या फिर उस पार्टनरशिप में जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई थी उसका नाम आज भी यूज किया जा रहा है एज ए मेंबर देयर ऑफ या फिर एज ए पार्टनर देयर ऑफ, उसके अंदर यूज किया जा रहा है, तो शेल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट लायबल फॉर द एक्ट डन आफ्टर हिज डेथ। इसकी डेथ के बाद जो भी आपने फर्म ने एक्ट कर रखे हैं उसके नाम से यूज करके, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और इसकी प्रॉपर्टी की कोई भी लायबिलिटी है जो नहीं होने वाली है। भले ही मतलब के पर्सन, अब इसको भूल जाते हैं, के पर्सन के सामने इन्होंने बताया कि ABCD हम लोग इसके अंदर 4 पार्टनर हैं और हमारी ये डीलिंग के अंदर आती है। अब ये पर्सन की डेथ हुई तो उसके बाद ये जो चीज पर्सन है, डेथ की वजह से इसकी कोई लायबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टी की लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जब ये डीलिंग कर रहे थे उस टाइम पे डी पर्सन की डेथ है जो हो चुकी थी। तो ये सेक्शन आपका 28 आता है। 32 का क्लोज नंबर 3 आता है, नॉट विथ स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म। फर्म में से बेशक से किसी पर्सन ने अपनी रिटायरमेंट ले ली हो, ही एंड द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज ए पार्टनर टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए वो अभी भी लायबल रहेंगे, बेशक से उसने रिटायरमेंट ले ली हो, फॉर द एक्ट डन बाय हिम ऑफ एनी ऑफ देम which would have been an act of the firm if done before the retirement until the public notice of the retirement is given। अब मतलब कि 32 के 3 के अंदर बोलता है कि अगर लाइबिलिटी उस पर्सन की किस तरीके की रहने वाली है जो एक्ट इस पर्सन ने रिटायरमेंट के पहले, मतलब ABCD 4 पार्टनर थे और इस पर्सन के रिटायरमेंट से पहले जो जो एक्ट कर रखे हैं उन सब के लिए ये पर्सन सारे के सारे लायबल रहने वाले हैं। उसके बाद भी अगर रिटायरमेंट के बाद उसने अगर नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। सेक्शन नंबर 72 के अंदर यहाँ पे लिखा होगा 72 नंबर सेक्शन आपका, कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि मैंने ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी है, तो मेरे नाम पे आज के बाद इस फर्म के साथ डील करेंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बात के लिए इसने कोई नोटिस नहीं दिया, तो नोटिस देने से पहले और रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एक्ट करती जाएगी तो ये पर्सन आपका कंटिन्यूसली लायबल रहेगा, जैसे कि इसने रिटायरमेंट के पहले वहां पे एज ए पार्टनर रह के उसने एक्ट कर रखा हो। तो ये आपका सेक्शन नंबर 32 का क्लोज नंबर 3 है। अब बात आती है 35 नंबर सेक्शन की। 35 आपका बात करता है कि लायबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जब किसी पर्सन की डेथ हो गई थी और डेथ के पहले अगर वो एज ए पार्टनर कोई भी काम करके गया था तो उसकी स्टेट की लायबिलिटी आपकी आ जाती है, लेकिन लायबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी जब फर्म ने एक्ट कर रखा हो इस पर्सन की डेथ के बाद, तो उसकी इसमें लायबिलिटी नहीं होगी। 35 है। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 45 आ जाता है। 45 भी आपका क्या बात कर रहे हैं, सेक्शन पे आइए एक बार। लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। ये डेथ के बाद था, वो आपका डिसोल्यूशन के बाद है, कि डिसोल्यूशन होने के बाद अगर किसी पर्सन के पार्टनरशिप फर्म ने कोई भी एक्ट किया तो डिसॉल्व होने के बाद अगर इसका नाम यूज करके कोई प्रॉपर्टी यूज की जाएगी या फिर किसी तरीके का कोई भी डीलिंग करी जाएगी, इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। क्या लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फर्म बेशक से डिसॉल्व हो गई हो, द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल टू एज सच थर्ड पार्टी। थर्ड पर्सन के लिए वो पर्सन आपका अभी भी लायबल रहेगा जो कि फॉर द एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम व्हिच वुड हैव बीन द एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन। इस तरीके से लायबल रहेगा रिटायरमेंट के बाद भी, जैसे कि वो पर्सन आपका अभी भी पार्टनर है, जो एक्ट उस तरीके से रहेगा जैसे कि वो एज ए पार्टनर के तौर पे अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेता और फिर लायबल होता, उस तरीके से अभी भी जो है लायबल होने वाला है। अगर इस पर्सन ने पब्लिक नोटिस आपका 72 का नहीं दे रखा तो वो भी अभी भी आपका लायबल रहेगा, जैसे 32 के थर्ड क्लोज के अंदर उसको लायबल है जो किया गया था। तो ये सेक्शन आपके आ जाते हैं लायबिलिटी से रिलेटेड। उसके बाद आती है बात ड्यूटीज से रिलेटेड, कि किसी भी पर्सन की ड्यूटीज हैं जो क्या क्या रह सकती हैं, तो उसके लिए आते हैं सेक्शन नंबर 9, 10 पे। 10 का जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि ड्यूटी रहती है किसी भी आपके एक तरीके से कोई भी पार्टनर है, उसने अपना कोई भी एक तरीके का कोई भी फ्रॉड किया और फ्रॉड करने की वजह से उस पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान हो जाता है तो उसके इंडेमनीफाई करने की ड्यूटी रहेगी उस पार्टनर की। ये सेक्शन आपका 10 है। 9 आपका बात करता है जनरली क्या क्या ड्यूटी रहेंगी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी भी पार्टनर बंदे की। तो बोलता है कि सेक्शन 9 के अंदर पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इसकी पहली ड्यूटी रहती है। टू बी जस्ट एंड फेथफुल फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे।
तीसरा रेंडर द ट्रू अकाउंट बना के रखेंगे। फुल इंफॉर्मेशन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपकी बना के रखी जाएगी और एक दूसरे को बताई जाएगी सारे पार्टनर्स की आपस में और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो ये जनरल ड्यूटीज रहती है अपने पार्टनर की। इसके अंदर आपके इंडेमनीफाई करने से रिलेटेड 12 का बी जो कि बात करता है एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी कंडक्ट होगा उसको डिलीजेंटली तरीके से ईमानदारी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक क्या करेगा, अपने काम को जो कंप्लीट करेगा। ये सेक्शन आपका 12 का बी है। फिर आपका 13 का क्लोज आ जाता है एफ, जिसके अंदर पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। वो भी ड्यूटी है कि अगर विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से किसी तरीके का कोई भी नुकसान हो जाता है पार्टनर की वजह से फर्म का, तो ये पार्टनरशिप फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। ये ड्यूटी बनती है अपने पार्टनर की। फिर 49, 16 और 17। 16 के अंदर पहले देखते हैं 16 को। 16 बोलता है प्रॉफिट अर्न किया है पार्टनर ने किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को यूज करके जो कि फर्म से रिलेटेड थी। Subject to the contract between the partners, if the partner derive any profit for himself or from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or name of the firm, he shall account for the profit and pay it to the firm। अगर फर्म का नाम यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, फर्म के ट्रांजेक्शन से अगर किसी तरीके का कोई भी पर्सनल अगर प्रॉफिट किसी ने कमाया तो वो ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसको वापस दे दिया जाएगा। और उस पर्सन की ये भी लाइबिलिटी बनती है या ड्यूटी बनती है उस पर्सन की कि उस पार्टनरशिप फर्म में जहां पे वो काम करता है उसी के कंपटीशन में उसी के नेचर वाला सेम काम तरीके का आपका दूसरा साइड बिजनेस ये पर्सन आपका नहीं कर सकता है। ये भी इसकी है जो ड्यूटी बनती है। 17 आपको ऑलरेडी करवाया जा चुका है, जिसके अंदर आपके कुछ रूल रेगुलेशन बताए गए थे, जिसके अंदर जैसे 17 में क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। जैसे आपको बताया था कि इफेक्ट क्या रहने वाला है किसी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म को चेंज करने से पहले, बाद में क्या होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, इसके अंदर क्या रहने वाली है, या फिर आपके एडिशनल जहां पे किसी तरीके का एडिशनल अंडरटेकिंग आ जाता है तो उस केस के अंदर उसके पर्सनल ड्यूटीज या फिर आपके क्या रहने वाली हैं, ये सब कुछ चीजें आपकी 17 सेक्शन है जो बताता है। जैसा कि यहाँ पे था राइट क्या रहेंगे, उसी तरीके से आपकी ड्यूटीज जो है वो 17 के अंदर जो दी गई हैं ये आपके ड्यूटीज के अंदर आ जाता है। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये सब कुछ हो गए। अब चीज़ रहती है सिर्फ इस साइड की कि उनके अंदर आपके क्या क्या किस किस तरीके से कोई भी पर्सन आपका एक्सपेल किया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, कैसे आपका एक इनकमिंग पार्टनर होगा। अब इनकमिंग पार्टनर मतलब कोई भी पर्सन है जो कि ऑल अदर पार्टनर्स की कंसेंट से उसको एंट्री है जो दी जा सकती है। जो पर्सन आपका साउंड माइंड का होगा, मेजर होगा, इवन माइनर पर्सन को भी विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स कैन बी एक्सेप्टेड एज ए पार्टनर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर करने के पर्पज से एक माइनर पर्सन को भी आपका पार्टनर है जो बनाया जा सकता है। वो पार्टनरशिप फर्म के किसी भी एक्ट के लिए पर्सनली लायबल नहीं किया जाएगा। उस पर्सन का सिर्फ क्या होगा जी, अपना एक जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो जो है लायबल किया जा सकता है। एक बार देखते हैं सेक्शन नंबर 30 में, माइनर सबमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ए पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। मतलब इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से वो पर्सन आपका मेजर नहीं हुआ है, माइनर है, एंड इज सब्जेक्ट मे नॉट बी ए पार्टनर इन अ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पर्संस जितने भी पार्टनर उनकी कंसेंट के साथ फॉर द टाइम बिंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसको एडमिट है जो किया जा सकता है। सेकंड आपका बोलता है कि कोई भी तरीके का जब भी कोई भी पार्टनर पर्सन हैज ए राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी and the profit of the firm as may be agreed upon and may be have access to and inspect and copy any of the account of the firm। फर्म के अकाउंट को चेक कर सकता है, कॉपी ले सकता है उनको और उनके अकाउंट को चेक कर सकता है, वो सारे के सारे उसके राइट रहेंगे। थर्ड बोलता है कि पर्सन के शेयर जो होंगे वो लायबल रहेंगे, पर्सनली कोई भी पर्सन आपका लायबल है जो नहीं होता है। फोर्थ वाले के अंदर बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि माइनर है जिसको कि एक्सेप्ट किया गया था पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयर करने के पर्पज से, और वही पार्टनर एज ए पार्टनर क्या है कि वो बाकी पार्टनरशिप के जो आपके मेंबर्स हैं उनके खिलाफ केस फाइल करना चाहता है, तो अगर उनको शू करना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने सारे कनेक्शन उस पार्टनरशिप फर्म से पहले तोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही क्या कर सकता है वो अपना शू कर सकता है। प्रोवाइडेड कि उसको एक नोटिस भी देना पड़ता है कि हाँ शूट फाइल करने से पहले कि मैं अपने जो रिलेशनशिप विद द पार्टनर है उनको सीवियर करता हूँ, उसके बाद केस फाइल करेंगे, उसके लिए प्रोवाइजो उसको पढ़ लेना एक बार। फिफ्थ आपका बोलता है कि जब भी वो पर्सन जो कि माइनर था अटेन मेजोरिटी करने के बाद 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ के विद इन उसने क्या करना पड़ेगा, आइदर ही हैव टू चूज कि वो कंटिन्यू टू बी द पार्टनर बना रहना चाह रहा है या फिर वो सीज करना चाह रहा है, सीज टू बी द पार्टनर। तो 6 महीने के अंदर उसको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है। अगर वो 6 महीने के अंदर ऐसा डिसाइड नहीं करता या कोई नोटिस नहीं देता तो ये अंडरस्टूड है कि वो अपने आप से
अपने आप को बताना चाह रहा है कि मैं एक पार्टनर ही बना रहना चाह रहा हूँ, सीज नहीं कर रहा हूँ। और अगर वो उसके बाद भी लाइबिलिटी की बात आए और जब उसको लाइबल किया जाएगा तो वो बोलता है कि मैं तो इसके अंदर पार्टनर नहीं बनना चाह रहा था और मेरे को पता नहीं था कि मैं इसके अंदर शेयर प्रॉफिट कर रहा था, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर रहेगा आपका। फिफ्थ क्लॉज में आपका यही लिखा है, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी और ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विच एवर डेट इज लेटर, सच पर्सन मे गिव नोटिस, जो कि पब्लिक नेचर का होगा, दैट ही हैज इलेक्टेड टू बिकम द और has elected not to become the partner in the firm and such notice shall determine the position as regard therein। सेक्शन नंबर आपका 72 के अंदर पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। फिर आपका आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो बोलता है इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम ए पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 months। 6 महीने के बाद उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। 6 आपका बोलता है कि वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज ए पार्टनर एज ए माइनर टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप इन द फर्म, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट such person had no knowledge of such admission until a particular date expired, the expiry of the 6 months of attaining the majority shall lie on the person asserting that fact। जो पर्सन बोल रहा है उसी के ऊपर आपका रहेगा कि मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाई करेगा। अब 2 क्लॉज आते हैं 7 और 8। 7 और 8 के अंदर एक के अंदर वो एडमिट करता है, एक के अंदर वो आपका रिफ्यूज करता है कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाह रहा, मतलब वो सीज करता है। तो 7 के अंदर वो आपका पार्टनर बनना चाह रहा है, तो पार्टनर बनने के बाद वो पर्सन लायबल होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिस टाइम पे उसको एडमिट किया गया था फर्स्ट स्टेज पे एक बार कि बेनिफिट शेयर करने के लिए जिस दिन उसको एक्सेप्ट किया गया था, उस दिन से लेके फर्म की सारी एक्ट के लिए लायबिलिटी उसकी अराइज हो जाएगी। फर्स्ट डेट से पर्सनली लायबल होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर आपका ये है। दूसरा बोलता है उसका जो शेयर प्रॉफिट होगा, जो भी चीज़ उसको मिलने वाली थी उसके अंदर, उसके लिए वो आपका जैसे कि एज ए माइनर के तौर पे वो एंटाइटल था, वो सब कुछ आज भी उसको मिलेगा। मतलब एज ए माइनर के तौर पे जो चीज़ें मिलती थी उसको वही चीज़ें आज मिलती रहेगी, लेकिन अगर कॉन्ट्रेरी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका हिस्सा बढ़ सकता है। 8 आपका बोलता है कि अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाह रहा तो उस दिन से उसको सीज मान लिया जाएगा। सीज कर देंगे तो उसका जो भी शेयर था उसको शेयर पाने के लिए वो पर्सन अदर पार्टनर्स को जो है शू कर सकता है, तो ये इसका राइट आ जाएगा। और वो लायबल नहीं होगा जब वो नोटिस दे देगा, उसके बाद एक्ट ऑफ द फर्म के लिए उसकी कोई लायबिलिटी है जो नहीं होने वाली है। 9th क्लॉज के अंदर आप पढ़ लेना कि 7th और 8th जो दे रखा है शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28 के प्रोविजन को ये इफेक्ट नहीं करते हैं। 31 इंट्रोडक्शन की बात करता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि इनकमिंग पार्टनर जब भी बुलाया जाएगा किसी भी पार्टनर को या किसी भी पर्सन को एज ए पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो बाकी सारे पार्टनर क्या करेंगे, कंसेंट देंगे, तब जाके किसी पर्सन को एज ए पार्टनर बनाया जा सकता है, जैसे कि माइनर पर्सन को बनाया था। अब बात आती है आपकी कि किसी भी तरीके से किसी पर्सन को आपने क्या करना है जी, आउटगोइंग पार्टनर की बात करते हैं। तो रिटायरमेंट की बात करी गई है सेक्शन नंबर 32 के अंदर कि किसी भी पर्सन ने रिटायरमेंट ले सकता है वो पर्सन, तो क्या करेगा, बाकी सारे पर्सन्स को एक नोटिस देगा अपने रिटायरमेंट का और उसके थ्रू वो अपने रिटायरमेंट ले सकता है। 32 में ए पार्टनर मे रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज या पार्टनर्स और वेयर द पार्टनरशिप एज इट विल by giving the notice in writing to all the other partners of his intention to retire। मतलब अगर एट विल है तो बाकियों को सब एक नोटिस दे देगा, उसके इसके अंदर वो क्या करेगा, अपना रिटायरमेंट है जो लिया जा सकता है। सेकंड क्लोज बोलता है कि जब किसी पर्सन ने रिटायरमेंट ली थी, मतलब ABCD 3 पर्सन थे, ABC में से एक पर्सन रिटायरमेंट ले चुका और उससे पहले किसी थर्ड पर्सन के साथ उन्होंने डीलिंग करी हुई थी, तो जो थर्ड पर्सन है वो इस एक पर्सन को फ्री कर सकता है अपनी लायबिलिटी से। कब, जब वो पर्सन चाहेगा, मतलब थर्ड पर्सन चाहेगा उस केस के अंदर। तो ये आपकी दे रखी सेकंड क्लोज के अंदर। थर्ड क्लोज आपको बताया था पब्लिक नोटिस के रिगार्डिंग है, इसको एक बार देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट इसके अंदर नहीं है। सेकंड क्लोज आपका, सेकंड मतलब ये वाला सेकंड क्लोज मतलब एक्सपल्सन से रिलेटेड कि किसी पर्सन को खारिज करना, एज ए पार्टनर को हटा देना, रिमूव कर देना। तो एनी पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। जब एक्सेप्ट करना था तो आप यूनैनिमिटी का रूल एप्लीकेबल करते थे, जब एक्सपल्सन करना है तो आप मेजोरिटी का रूल एप्लीकेबल करते हो कि एक पार्टनर को नहीं निकाला जा सकता जब सिंपली एक तरीके से अपना मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाय एनी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की मेजोरिटी से उसको जनरली नहीं निकाला जा सकता, सेव इन एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज के बीच में अपना क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कोई भी पर्सन कल को मिसलीड करता है, पार्टनरशिप फर्म को मिसबिहेव करेगा तो उसको एक्सपेल किया जा सकता है। तो मेजोरिटी के थ्रू इस पर्सन को है ना अपना एक्सपेल्शन की जा सकती है। Provision of subsection 2, 3 and 4 of the section 32 shall applicable as an expelled partner if he were a retired partner। एक्सपेल किए गए पार्टनर के ऊपर उस तरीके से आपके 32 वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जैसे कि वो अपने आप में एक पर्सन ऐसा है जिसने रिटायरमेंट ले रखी हो।
34 बोलता है ऐसा कोई भी पर्सन है जो कि इंसॉल्वेंट पर्सन हो जाता है तो उसकी भी क्या होगी, इंसॉल्वेंट पर्सन भी आपका आउटगोइंग पार्टनर होगा। जिस दिन से इंसॉल्वेंट हो जाएगा उसी दिन से उसको बाहर निकाला जा सकता है। और कोई पर्सन अगर जिसकी डेथ हो जाए तो वो पर्सन भी अपने आप में क्या होगा, एक तरीके से एक्सपेल्ड है जो हो जाएगा, वो आउटगोइंग पार्टनर के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रोविजन आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात आती है डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन क्या होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म को तोड़ना। किस किस तरीके से, बाय एग्रीमेंट। 40 सेक्शन ऑनवर्ड्स चलते हैं आगे। उससे पहले एक सेक्शन आपका दिया गया 38 को पढ़ना है, रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द चेंज इन द फर्म। फर्म के अंदर किसी भी तरीके का चेंज करके आप कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकते हो, जो कि सेक्शन नंबर 129, 130 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है जो दिए गए हैं, उनको एक बार आप देख लेना। 39 पे आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपका ऑल द पार्टनर के थ्रू किया जाएगा। जब सारे पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन होगा तब करेंगे। मतलब अगर 2 पार्टनर्स हैं उनके अंदर अगर टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और जहां पर आपके 4 पार्टनर हैं उनमें से एक पर्सन अगर छोड़ के जाता होगा तो पार्टनरशिप फर्म 3 बंदों की जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके लिए ये एक तरीके से पार्टनरशिप का आपने क्या किया, डिसोल्यूशन किया। लेकिन चारों पर्सन मिलकर ये कहते हैं कि हमें पार्टनरशिप चलानी ही नहीं है, फर्म ही खत्म कर देनी है, तो ये आपका क्या होगा, सारे पर्सन के बीच में जब आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी तो पार्टनरशिप फर्म को ब्रीच करना हुआ या डिसोल्यूशन बोला जाएगा। 40 बोलता है बाय एग्रीमेंट है तो ए फर्म मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके क्या किया जा सकता है, सारे पर्सन्स का, सब पर्सन्स की कंसेंट के थ्रू एग्रीमेंट से अपनी फर्म को डिसॉल्व है जो किया जा सकता है बाय एग्रीमेंट 40 में। फिर आपका कंपलसरी आपके आ जाते हैं 41 के अंदर, कि 41 के अंदर कुछ कंपलसरी काम हो जाते हैं जिनकी वजह से फर्म चलाना मुश्किल है, तो उसके लिए आपको डिसॉल्व करना पड़ता है। बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन द पार्टनरशिप। मतलब कि ऐसा कोई भी काम जो पहले जिस टाइम पे आपने पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया था उस टाइम पे वो काम किया जाना लीगल था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स बिकम क्या हो जाता है, बाद में वो अपने आप में इलीगल हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म को खत्म करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, तो उस केस के लिए बोला गया कि कंपलसरी उनको जो है पार्टनरशिप फर्म है जो ब्रीच करनी पड़ेगी, उनको खत्म करनी पड़ेगी। 42 आ जाता है कि हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी है कि कुछ घटना हैपन होगी ऐसी जिसकी वजह से पार्टनरशिप खत्म को करना पड़ेगा खत्म। तो फर्स्ट आपका बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फिक्स टर्म, जो टाइम के लिए आपके फिक्स की गई थी वो टाइम पीरियड आपका एक्सपायर हो चुका तो उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर आपका बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा था जो कि एडवेंचर या फिर अंडरटेकिंग आपने फिक्स करी थी कि किसी काम को लेके हम लोग अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, वो काम आपने कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद भी आपकी क्या होगी, वो कंटिंजेंसी है, जैसे ही काम कंप्लीट होगा पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाएगी। थर्ड आपका बोलता है पार्टनर की डेथ हो जाए, और फोर्थ आपका बोलता है कि किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो कंटिंजेंसी है, हैपनिंग होगी, हैपनिंग होने की वजह से क्या होगा, इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। 43 बोलता है कि एट विल थी, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि जितने टाइम के लिए चल रही है उसके बाद उसको खत्म किया जा सकता है, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 7 के साथ 43, 4 + 3 दोनों को ऐड करोगे 7, सेक्शन नंबर 7 के अंदर आपकी दी गई है एट विल। वेयर द पार्टनरशिप एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। मतलब क्या करेगा, बाकियों को नोटिस देगा, डिसोल्यूशन कर देंगे। फिर आपका 44 आता है, 44 बोलता है कि कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है। कोर्ट किस सिचुएशन के अंदर आपकी डिसॉल्व करेगी, तो फर्स्ट क्लोज जो आपका दिया गया है इसके अंदर अनसाउंड माइंड लिख लीजिए, कोई भी पर्सन अनसाउंड हो गया, उसके बाद कोई भी पर्सन होगा दूसरा पार्टनर जो अप्लाई करेगा तो कोर्ट उसको डिसॉल्व कर देगी। सेकंड क्लोज जो आपका बी है वो आपका बात करता है परमानेंटली या टोटल इनकैपेसिटी के केस में, तो कोई एक पार्टनर है जो कि इनकैपेसिटी होगी किसी पर्सन की, या फिर एक तरीके से परमानेंटली या टोटली इनकैपेसिटेड हो जाता है, वो अपना काम नहीं कर सकता, तो जो दूसरा पार्टनर होगा, जो सही पार्टनर वो अप्लाई करेगा कोर्ट में और इसको डिसॉल्व करवा लेगा। तीसरा सी बोलता है गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट। फोर्थ आपका कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिफ्थ आपका प्रीएम्पशन से रिलेटेड आपकी है ऑर्डर 21 रूल नंबर 49 ऑफ दी सीपीसी के अंदर अटैचमेंट ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ करवाया जाता है। या फिर आपका पार्टनरशिप फॉर्म को चलाए जाने से लॉस ही होगा और कुछ चीज़ उसको हासिल होने वाला नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, तो कोई भी पार्टनर आपका जाके उसको डिसॉल्व है जो करवा सकता है। और लास्ट वाले जी क्लोज के अंदर 7th के अंदर आपका बोलता है रेजिडरी क्लोज है, जहां पर कोर्ट को लगेगा कि कोई और ग्राउंड हो सकते हैं जिसकी बेस पे इस पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म कर दिया जाए, तो कोर्ट उसको क्या करती है, डिसोल्यूशन है जो कर देती है, सेक्शन नंबर 44 के अंदर। अब 47 कंटिन्यूइंग आपकी अथॉरिटी की बात करता था, वाइंडिंग आपके केस में उसको पढ़ लेना। 48 मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स। जब आपने पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म ही कर दिया या फिर कोर्ट ने खत्म करवा दिया, तो उसके बाद आपका जो भी हिसाब किताब है लोगों से, उन सबको क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट है जो करना पड़ेगा। जैसे फर्म के एसेट्स पड़े हैं, कुछ पैसे आपके पास रखे हैं और लोगों का लोन है, तो वो सारा कुछ पैसा लोगों का लोन चुकाने के बाद जो बचेगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने पार्टनर थे वो सब आपस में बांट लेंगे। इसी तरीके से लोगों से अगर पैसे आपने लेने हैं
तो अपने पैसे रिकवर करके आपस में बांट लेंगे। ये सारे काम आपके मोड ऑफ सेटलमेंट के अंदर आ जाएंगे सेक्शन नंबर 48 के अंदर। उसको एक बार जनरली पढ़ लेना। 49, 50, 51 के अंदर आपका एंटीसिपेटरी डिसोल्यूशन की बात करता है, नंबरिंग पढ़ना है। 54 जो कि सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपका दिया गया है कि एग्रीमेंट रेजिस्टेंट ऑफ ट्रेड के रेजिस्टेंट में किया गया एग्रीमेंट आपका वहां पे वॉइड होता है, यहाँ पे वैलिड बोला जा सकता है कि जब एक पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो वो दूसरा कोई भी बिजनेस सेम कंपटीशन के अंदर आपका नहीं कर सकता। 55 गुडविल थी, उसको सोल्व करने के बाद है। 57 पे आते हैं कि रजिस्ट्रेशन जब फर्म का होगा या फिर नॉन रजिस्ट्रेशन, दो चीजें हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपकी 57 से आगे 57 में बोलता है अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो अपॉइंटमेंट करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट करती है, किसकी? रजिस्ट्रार की पोस्ट पे। उसके बाद उसका एक रजिस्टर रखा जाएगा और वो जो पर्सन होगा उसको सेक्शन 21 आईपीसी के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट का है जो नाम दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी सेक्शन नंबर 58 में लगती है एप्लीकेशन की। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या क्या लिख के देंगे? फर्म का नेम होगा, प्रिंसिपल प्लेस होगा, कहाँ कहाँ पे आपके बिजनेस चल रहे हैं, कहाँ पे आपकी हो सकती है एक तरीके से ब्रांचेस खोल रखी हो वो है, कौन से प्रिंसिपल प्लेस है, अदर पार्टनर्स के नाम, सारी पार्टनर्स की सारी आपकी जो डिटेल है वो, रहने से रिलेटेड, परमानेंट एड्रेस से रिलेटेड, आपकी ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए, वो सब कुछ चीज़ें आपकी एप्लीकेशन के अंदर है जो लिख के देनी पड़ेगी। सेकंड क्लोज आपका साइन करके वेरीफाई करके देनी पड़ती है। उसके बाद आपका थर्ड क्लोज में बोलता है कि क्या क्या नाम आपके यूज़ नहीं किया जा सकते। तो क्राउन या फिर आपके एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर या फिर आपके इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये इस तरीके के वर्ड आपके यूज़ नहीं किए जा सकते जब तक आप स्टेट गवर्नमेंट की जो है कंसेंट ऑब्टेन नहीं कर लेते। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 59 के अंदर अगर सारी चीज़ें आपने ठीक समझते हैं तो 59 के अंदर रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसको रजिस्ट्रेशन है जो कर देगा। फिर आपका आता है सेक्शन नंबर 61, नोटिंग करेगा या क्लोजिंग की या फिर ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेस की। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस फर्म की कई सारी और ब्रांच खोल दी या फिर जो ब्रांच पहले थी उनको बंद कर दिया तो वो नोट डाउन करवाया जाएगा सेक्शन नंबर 61 के अंदर। फिर 63 के अंदर है कि डिसोल्यूशन करते हो फर्म को या फर्म के अंदर किसी तरीके का कोई भी चेंज करते हो तो उनको आपने क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करवानी पड़ती है 63 के अंदर। और अगर किसी तरीके की आपका रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर रजिस्ट्रार से कुछ चीज़ों में गलती हो जाती है उनको ठीक करने के लिए 64 के अंदर रेक्टिफिकेशन है जो की जाती है। फिर 67 के अंदर उसकी कॉपी दी जाएगी। जैसे 74 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है कि आपका एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा अपना पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया जा सकता है जो किसी अथॉरिटी के पास है, तो वो आपका 74 के साथ पढ़ लेना। 68 के अंदर बोलता है जो भी आपने, जैसे एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? एंट्रीज इन रजिस्टर के अंदर कि आपने इन चीज़ों को रजिस्ट्रेशन करवाया, उसको आपने रजिस्टर के अंदर लिखवाया तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? वो अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा उस फैक्ट के बारे में। ये आपका 68 तक कंप्लीट हुआ। अब आपका सेक्शन नंबर 69 आता है जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की। हालांकि ये जो सेक्शन है वो आपका क्या बोल रहा है कि कंपलसरी नहीं होता कि किसी तरीके का आपको पार्टनरशिप के जो फर्म है उसको एक तरीके से फर्म को अपने रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं अगर इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज के लिए कि रजिस्ट्रेशन करवाना आपका मैरिज के लिए जरूरी रहता है, तो उस केस के लिए जैसे क्या है प्रॉपर प्रूफ ऑफ द मैरिज के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो 25 रुपये का सिर्फ फाइन लगता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है कि फर्म को रजिस्टर करवाना एज सच कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर नहीं करवाते तो उसके नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्या लिखा देखो, नो शूट टू एनफोर्स ए राइट, किसी भी राइट को एनफोर्स करने के लिए शूट फाइल नहीं किया जाएगा। कौन से राइट? जो कि या तो इस एक्ट ने दे रखे हैं या फिर पार्टनर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फिक्स कर रखे हैं। शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट ऑन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन शोइंग एज ए पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पे या फिर पार्टनर के द्वारा किसी तरीके का केस फाइल आपका नहीं किया जा सकता है अगेंस्ट द फर्म और एनी पर्सन एलिज्ड टू हैव बीन ए पार्टनर इन द फर्म अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। जब तक रजिस्टर नहीं होगा तब तक शूट फाइल नहीं हो सकता है। और वो पार्टनर जब तक कि उसका नाम रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर के अंदर आपका एज ए पार्टनर के तौर पे शो नहीं किया गया तब तक वो केस फाइल नहीं कर पाएगा। सेकंड क्लॉज बोलता है कि नो शूट टू एनफोर्स ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज किए गए किसी भी तरीके के राइट को एनफोर्स करने के लिए कोई भी शूट आपका फाइल नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के खिलाफ भी शूट फाइल आपका नहीं किया जा सकता अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड एंड द पर्सन शोइंग आर और हैव बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म एज ए पार्टनर। एज ए पार्टनर के तौर पे जब तक कुछ शो नहीं होगा तब तक उसके दोबारा केस फाइल नहीं किया जाएगा किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ भी। थर्ड के अंदर आपका बोलता है कुछ चीजें कि प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड 2 शैल अप्लाई आल्सो टू द क्लेम ऑफ सेट ऑफ अदर प्रोसीडिंग टू एनफोर्स ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कोई भी आपका राइट होगा उसको एनफोर्स करने के लिए अदर प्रोसीडिंग या फिर सेट ऑफ के थ्रू आपका केस फाइल करने के लिए ये जो प्रोविजन है वो आपके फर्स्ट और सेकंड वाले एप्लीकेबल हो जाएंगे बट शैल नॉट इफेक्ट, इन चीज़ों को वो इफेक्ट फिर भी नहीं करेगा। मतलब ए क्लोज है 3 का, बी क्लोज है और जो आपका 4 के अंदर ए और बी दे रखे हैं इनके ऊपर नॉन रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ों का
कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के भी ये केस है जो फाइल किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर आपका दे रखा है सेटल एसेट्स वगैरह करने के रिगार्डिंग आपके दे रखे हैं, तो ये 4 आपने खुद पढ़ने, इन चीज़ों से रिलेटेड आपका केस फाइल किया जा सकता है इवन विदाउट दी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपके कमेंट दे रखे 3 एप्लीकेबिलिटी को लेके है, उसके बाद आपका पर्सन शूइंग को लेके है, शंकर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मोहन देवी का केस है, और प्रायर रजिस्ट्रेशन का बात करी गई है, मतलब शूट फाइल करने से पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, शूट फाइल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसका आपका कोई बेनिफिट है जो नहीं मिलेगा। और सेक्शन 70 बात करता है कि पेनल्टी क्या रहने वाली है अगर आपने फॉल्स तरीके के पर्टिकुलर आपने पेश करके रजिस्ट्रेशन करवाया या फिर कोई और एक्ट किया तो उस केस के अंदर 3 मंथ तक की पनिशमेंट और फाइन हो सकता है। 71 बोलता है स्टेट गवर्नमेंट की पावर रहने वाली है कि उसके ऊपर रूल रेगुलेशन है जो बनाए जा सकते हैं। 72 आपका बोलता है कि गिविंग पब्लिक नोटिस के रिगार्डिंग है। 73 रिपील्ड है। 74 आपको बताया था नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में। दिस इज ऑल व्हाट अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन जस्ट वन शॉट। अगर इसके अंदर किसी तरीके कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो शायद कुछ लेंदी हुआ, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमने पढ़ा, एक एक चीज़ को इसके अंदर डील किया, हर एक चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है उनके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, सेक्शन नंबर 11 है, 5 है, 6 है, ये सब कुछ चीज़ें हमने डिटेल के अंदर है जो डिस्कस कर ली है। इसके अंदर अगर कोई भी फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, जो स्लाइड्स पे आ रहा होगा ये भी आपको दिख जाएगा नंबर। यहाँ पे आप मेरे को किसी तरीके की क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो कि आपका हरियाणा का आने वाला एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।